तो जनवरी 2026 में चीनी सरकारी टेलीविजन पर कुछ ऐसा था जो काफी पागलपन भरा था। एक सिनेमाई एनिमेशन जिसमें विशाल ग्रे त्रिकोण बादलों के बीच से निकलता, रोशनी और स्टेल्थ ड्रोन का झुंड छोड़ता दिखता है। कैप्शन में इसे लुआनियाओ 1,00,000 टन की एयर स्पेस मदरशिप बताया गया, जो अंतरिक्ष की सीमा पर काम के लिए डिजाइन है। लुआनियाओ चीन की पौराणिक कथाओं का पवित्र पक्षी है, जिसे अक्सर फीनिक्स समझ लिया जाता है और जिसे शांति, सद्भाव व सद्गुणी शासकों से जोड़ा जाता है। 1,00,000 टन की मदरशिप, ये अवधारणा नानतियानमेन योजना यानी दक्षिण स्वर्गीय द्वार परियोजना का हिस्सा है। मैं चीनी लोगों को श्रेय दूंगा, वे नाम रखने में माहिर हैं और चीनी मीडिया के अनुसार ये चीज सच में विशाल है। 242 मीटर लंबी, 684 मीटर विंग स्पैन, जो 6 फुटबॉल मैदानों से चौड़ी है। ये लोग यही नहीं रुकते, अधिकतम वजन 1,23,000 टन है, जो पूरी तरह से लोडेड अमेरिकी सुपर कैरियर से भारी है। उन सुपर कैरियरों के उलट जो समुद्र में तैरते हैं, लुनयाओ को न केवल उड़ना है, इसे समताप मंडल तक पहुंचना है, शायद कक्षा में भी, और वो भी 88 बिना पायलट लड़ाकू विमान, पार्टिकल बीम हथियार, हाई एनर्जी लेजर व दर्जनों मिसाइल लॉन्चरों के साथ। कुछ हफ्तों में पश्चिमी मीडिया ने खबर उठा ली और स्टार वॉर स्टाइल स्पेस कैरियर व सबसे बड़े युद्धपोत की चर्चा शुरू हो गई। निश्चित रूप से असली रक्षा विश्लेषकों ने इस पर अपनी राय दी। कुछ ने इसे कल्पना बताया तो कुछ ने चेतावनी दी कि अगर चीन ने कभी ऐसा कुछ बना लिया तो यह शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा। मेरा मतलब है, अगर मैंने एक जादुई स्पेस गन बना दी जो पृथ्वी की सारी जिंदगी मिटा सकती है, तो वो भी शक्ति संतुलन बदल देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असली है। तो लुनयाओ असल में क्या है? ये विचार कहां से आया? क्या ये कोई गंभीर सैन्य कार्यक्रम है, या फिर ये सिर्फ एक जटिल प्रचार का हिस्सा है, या ये कोई बहुत महंगा साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट है जो किसी तरह राष्ट्रीय टेलीविजन पर आ गया? असल सवाल है कि 1,20,000 टन का उड़ता किला अंतरिक्ष में ले जाने के लिए क्या चाहिए होगा। नानतियानमेन योजना की शुरुआत सैन्य कार्यक्रम के तौर पर नहीं हुई थी। 2017 के आसपास AYC ग्लोबल कल्चर डेक कंपनी ने कुछ अनोखा बनाना शुरू किया। एविक चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है और देश की सबसे बड़ी सरकारी एरोस्पेस व रक्षा कंपनियों में शामिल है। वे असली फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर बनाते हैं, लेकिन कंपनी के इस डिवीजन का उद्देश्य अलग था। वे कल्पना के क्षेत्र में थे और एक काल्पनिक ब्रह्मांड बनाया जिसे मार्वल जैसा मान सकते हैं। लेकिन चीनी रक्षा कंपनियों के लिए, खासकर एरोस्पेस में, उन्होंने इसे अल्ट्राविक यूनिवर्स कहा, जो 21वीं सदी के मध्य में स्थापित था। वैश्विक संघर्ष में मानवता को एकीकृत वायु और अंतरिक्ष रक्षा नेटवर्क बनाना पड़ा। विशाल करियर्स, स्पेस फाइटर्स, टैक्टिकल मेक्स, ऑर्बिटल हथियार, प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ शामिल। चीनी मीडिया के अनुसार टीम ने 5 लाख से ज्यादा शब्दों की कहानी और करीब 100 विस्तृत काल्पनिक हथियार सिस्टम बनाए, आधिकारिक तौर पर कम से कम। इसका उद्देश्य था जागरूकता फैलाना, युवाओं को एविएशन के प्रति उत्साहित करना, AVIC को एयर शो में आकर्षक उपस्थिति दिलाना और कल्पना के सुरक्षित माध्यम से संभावित तकनीकी रुझानों का पता लगाना। पहली बार सार्वजनिक रूप से इसकी झलक 2018 के आसपास देखने को मिली, जब झुहाई में लुआनियाओ नामक एक मॉडल दिखाई दिया। आगंतुकों ने इसे AYC के सैन्य विभाग की अगली पीढ़ी की आधिकारिक अवधारणा माना, और आप समझ सकते हैं कि इसे असली विमानों के साथ क्यों दिखाया गया। इसमें विस्तृत विनिर्देश, बोर्ड और पेशेवर प्रस्तुतियां थीं। बाद में चीनी विज्ञान संग्रहालयों ने बताया कि यह इमर्सिव साइफाई अनुभव का हिस्सा था, न कि रक्षा श्वेतपत्र। लेकिन भ्रम पहले ही हो चुका था, और आप समझ सकते हैं क्यों। फिर 2021 में ग्वांगडोंग का झुहाई एयर शो आया, जो चीन की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी है। एविक ने लुआनियाओ 2 नामक एक उन्नत मॉडल पेश किया, जिसे चीनी में एयर स्पेस मदरशिप कहा गया। धन्यवाद लेखक, जिन्होंने चीनी अक्षर शामिल किए, वे मेरे लिए बहुत उपयोगी रहे। स्पेक शीट्स काफी महत्वाकांक्षी थीं, अगर हल्के शब्दों में कहें तो। 700 मीटर विंग स्पैन और 242 मीटर लंबाई की ये मशीन 42,000 किलोमीटर की ऑर्बिटल ऊंचाई तक पहुंच सकती है, ऐसा दावा किया गया है। कुछ संस्करणों में यह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से भी ऊंचा है, जहां संचार उपग्रह होते हैं जो वास्तव में बहुत दूर हैं।
कुछ चीनी स्रोतों के अनुसार ये 42,000 मीटर या 42 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में संचालित होता है। और देखिए, जब कोई इस बात पर एकमत नहीं हो सका कि ये एयरलाइन की ऊंचाई पर उड़ता है या चांद के भी पार, दिखाता है कि इन आंकड़ों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर इसने प्रेस को नहीं बताया। उस समय की चीनी रिपोर्टिंग ने भी इस स्पष्ट बात को स्वीकार किया था। तकनीकी सूची में एंटी ग्रेविटी फील्ड्स, फ्यूजन रिएक्टर्स और एनर्जी शील्ड्स थे। यह विज्ञान कथा जैसा था, जो बस कुछ अतिरिक्त चरणों वाली विज्ञान कथा थी, जिसे किसी कारण से एक रक्षा ठेकेदार ने बनाया था। लेकिन एवीआईसी रुका नहीं, ब्रह्मांड फैलता रहा। लुआनियाओ के अलावा उन्होंने सहायक जहाजों का एक पूरा बेड़ा, शुआनू नाम का मानव रहित अंतरिक्ष फाइटर और छठी पीढ़ी के बाई-बी एरोस्पेस फाइटर पेश किए। उसका एक पूर्ण आकार का मॉडल वास्तव में 2024 के जुहाई एयर शो में दिखाया गया था, और एक VTOL लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म, जिसे जिहुओ कहा जाता है, 2025 के तियानजिन हेलीकॉप्टर एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। हर किसी की अपनी विस्तृत कहानी, तकनीकी स्पेक्स और इतनी बेहतरीन फिनिशिंग थी कि आप भूल जाएं कि आप सिर्फ एक प्रॉप देख रहे हैं, और मकसद भी यही है। एयर शो में काल्पनिक मॉडल असली यूएवी और मिसाइलों के साथ रखे जाते हैं। आगंतुक विस्तृत स्पेकबोर्ड देखते हैं, पूर्ण आकार के मॉकअप के चारों ओर घूमते हैं और कभी-कभी सिमुलेटर आजमाते हैं। ऐसा करते समय कॉन्सेप्ट आर्ट और प्रोटोटाइप की सीमा जल्दी धुंधली हो जाती है, और ये शायद संयोग नहीं है। 2025 तक नान तियानमेन योजना ने प्रमुख साझेदार जोड़े थे। इसे चंद्रुम एयर शो में शामिल करें। उस साल बाइडू ने ईवीआईसी के साथ एक विशेष साझेदारी की घोषणा की, ताकि इस परियोजना के लिए आधिकारिक बाइडू बैकी प्रविष्टियां होस्ट की जा सकें और विज्ञान लोकप्रियकरण सामग्री का सहनिर्माण किया जा सके। इन सामग्रियों में नान तियानमेन को स्पष्ट रूप से एक विमानन थीम वाली विज्ञान कथा आईपी बताया गया, और एक सैन्य रोडमैप के बजाय इसे एक कल्पनाशील प्रदर्शन के रूप में जोर दिया गया। जनवरी 2026 में चीनी केंद्रीय टेलीविजन ने लुआनियाओ को राष्ट्रीय समाचार में दिखाया। सीसीटीवी के सैन्य कार्यक्रम ने इस पोत को 1 लाख टन एयर स्पेस मदरशिप बताया, जो 88 ड्रोन युद्ध में ले जा सकता है। सैन्य विशेषज्ञों ने नान तियानमेन को दूरदर्शी नवाचार बताया और कहा कि अब सवाल तकनीकों के साकार होने का नहीं, बल्कि कौन सी तकनीक पहले आएगी। और जहां वर्षों तक एविक और बाइडू ने इसे मनोरंजन कहा था, सरकारी मीडिया इसे हाइपरसोनिक हथियारों, निर्देशित ऊर्जा प्रणालियों और एयर स्पेस एकीकरण के ट्रेंड से जुड़ा महत्वाकांक्षी रोडमैप बता रहा था। कुछ ही दिनों में यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के टैबलॉइड्स में सुर्खियां चल रही थीं, और कुछ मीडिया संस्थान उस कॉन्सेप्ट एनिमेशन को निकट भविष्य के सुपर वेपन प्रोग्राम का सबूत मान रहे थे। साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट, जो एरोस्पेस आउटरीच से शुरू हुआ था, अब अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गया था। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। ये या तो भविष्य की झलक थी, या हाल की जटिल सैन्य प्रचार का हिस्सा, या बस एक कहानी। दोस्तों, लुआनियाओ की संरचना ठीक है, तो असल में यह चीज क्या है? क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन वाकई पागलपन की हद तक हैं, और ये बहुत बड़ा भी है। इसका डेक क्षेत्र 90,000 वर्ग मीटर यानी लगभग 10 लाख वर्ग फीट है। ये एक छोटा शहर है जो जादुई फ्यूजन रिएक्टरों के साथ आसमान में तैरता है। अब इसके वजन पर बात करते हैं। खाली एयरफ्रेम का वजन लगभग 47,200 टन बताया गया है, जो पहले से ही ज्यादातर युद्धपोतों से भारी है जब वे एक सामान्य मिशन के लिए पूरी तरह लोड होते हैं। अधिकतम टेक ऑफ वजन 1,12,800 टन है, जबकि स्पेसिफिकेशन में 1,22,900 टन बताया गया है, जो जेरल्ड आर फोर्ड क्लास सुपर कैरियर से थोड़ा भारी है, जो अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। और बस याद रखिए, वह स्पेसिफिकेशन दावा करते हैं। स्पेसिफिकेशन दावा करते हैं। मैं भी दावा कर सकता हूं कि मेरे पास 75 इंच का है। फोर्ड समुद्र में तैरता है, पानी उसे सहारा देता है। लुनियाओ को मिशन के अनुसार ये सब उड़ते हुए करना है। ये चीज बहुत ऊंचाई पर काम करती है, ऊपरी स्ट्रेटोस्फीयर में क्रूज करती है, या शायद उससे भी कहीं ऊपर। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्पेसिफिकेशन के किस वर्जन पर विश्वास करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में लुनियाओ एक कमांड सेंटर और हथियार प्लेटफॉर्म है, जो पारंपरिक हवाई रक्षा से ऊपर रहकर पृथ्वी पर कहीं भी हमला कर सकता है। नीचे उस ऊंचाई से यह स्वनु बिना पायलट वाले फाइटर्स के झुंड को लॉन्च करता है,
जो वायुमंडल में गोता लगाते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों से लक्ष्यों पर हमला करते हैं और फिर वापस मदरशिप की ओर ऊपर चढ़ जाते हैं। इसे पारंपरिक एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल क्रूजर और छोटा कक्षीय स्टेशन का जादुई ग्रे त्रिकोण मिश्रण मानिए। हथियारों में 4 हाई पावर पार्टिकल डिफ्यूजन कैनन हैं। इनके बारे में ठीक से पता नहीं, लेकिन सुनने में काफी जबरदस्त लगते हैं। एयर डिफेंस और सटीक हमलों के लिए 16 हाई एनर्जी पल्स्ड लेजर टरेट्स, 42 मल्टीपर्पस वर्टिकल लॉन्च सेल्स और 12 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स लंबी दूरी के लक्ष्यों हेतु और अंदरूनी तौर पर स्टोर किए गए 88 शुआनू ड्रोन, जिनमें से हर एक अपने साथ हाइपरसोनिक हथियारों का जखीरा और लोर के मुताबिक एनर्जी गैदरिंग पार्टिकल कैनन लेकर चलता है। शुआन यूं दिखने में आधुनिक फाइटर और स्पेस क्राफ्ट जैसा है, जिसमें आगे झुके पंख और फ्यूजलेज के दोनों ओर बड़े खोखले रिंग स्ट्रक्चर हैं। कहा जाता है कि वे रिंग्स मेसन सर्कुलेशन जनरेटर हैं, जो जादुई फील्ड ड्राइव को पावर देकर ड्रोन को पारंपरिक एयरक्राफ्ट से अलग तरह से मूव कराते हैं। स्वायत्त झुंड समन्वय, मल्टी बैंड स्टेल्थ, वायुमंडल और निर्वात दोनों में निर्बाध संचालन, यानी वो सब जो आप साईफाई स्पेस फाइटर से चाहें, पर असल में कुछ नहीं। इसे पावर देने के लिए 2 फ्यूजन रिएक्टर, वायुमंडलीय उड़ान के लिए 38 कंपोजिट इंजन और 12 फ्यूल ड्राइव यूनिट्स चाहिए, जो कथित तौर पर स्थानीय एंटी ग्रेविटी इफेक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि ये सच में होता है। माफ कीजिए, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। ये बहुत हास्यास्पद है। सबसे मजेदार बात यह है कि किसी ने इसे देख गंभीरता से ले लिया। अगर आप तैरते शहर के ब्लॉक की कल्पना कर रहे हैं जिसमें पावर स्टेशन और नीचे दर्जनों रॉकेट इंजन लगे हों, तो आप सही हैं। फिर से, इनमें कुछ भी असली नहीं है। कमांड सिस्टम भी इतने महत्वाकांक्षी हैं। चीनी सामग्री एक बैटल मैनेजमेंट सूट का उल्लेख करती है, जो सैटेलाइट, ड्रोन, फाइटर और ग्राउंड रडार से रियल टाइम डेटा मिलाकर एक ऑपरेशनल तस्वीर बनाता है। लुन्याओ इस नेटवर्क का मुखिया है, जिसे सभी थिएटर की तुरंत जानकारी और हस्तक्षेप की शक्ति है। शायद अब आप समस्या समझ रहे होंगे। ये स्पेसिफिकेशन ऐसी चीज का वर्णन करते हैं जो मौजूदा तकनीक के साथ मौजूद नहीं है और हो भी नहीं सकती। लेकिन इसकी भौतिकी में जाने से पहले एक अलग सवाल पूछना जरूरी है। क्या किसी ने उड़ने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कोशिश की है? ये मेगा प्रोजेक्ट्स वीडियो है। हमें असल या संभावित चीजों पर चर्चा करना पसंद है। हैरानी की बात है, जवाब हां है, लेकिन यह ज्यादा सफल नहीं रहा। 1930 के शुरुआती दशक में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने पैरासाइट फाइटर्स के साथ प्रयोग किया था। ये छोटे विमान विशाल कठोर एयरशिप्स पर ले जाए जाते थे। यूएसएस एक्रॉन और यूएसएस मेकॉन 240 मीटर से बड़े हीलियम भरे जहाज थे, जिनमें आंतरिक हैंगर और ट्रैपेज सिस्टम था, जो विमान लॉन्च और रिकवर कर सकता था। कर्टिस F-9Z स्पैरोहॉक बाइप्लेन उड़ान में मकसद था आसमान में मोबाइल एयरबेस बनाना, जो कागज पर नवोन्मेषी था। दोनों एयरशिप कुछ ही साल में दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। एक्रॉन 1933 में न्यू जर्सी के पास तूफान में गिरी, जिसमें 76 में से 73 लोग मारे गए। 1935 में मैककॉनल कैलिफोर्निया के पास संरचनात्मक विफलता से नष्ट हुआ। नौसेना ने निष्कर्ष निकाला कि कठोर एयरशिप असुरक्षित, महंगी है और कैरियर विमानन से बदली जा सकती हैं, इसलिए यह अवधारणा स्थगित की गई। शीत युद्ध के दौरान यह विचार फिर से सामने आया, जब फिकॉन परियोजना के तहत एक संशोधित बम्बे में एक छोटा फाइटर जेट ले जाने वाले कॉनवेयर B-36 बॉम्बर का परीक्षण किया गया। ये प्रणाली वास्तव में काम करती थी। फाइटर जेट उड़ान भर सकता था और काफी कठिनाई के साथ उसे हवा में ही वापस लाया जा सकता था। हवाई ईंधन भराई और U-2 जैसे उच्च ऊंचाई के टोही विमान ने इसे संचालन में आने से पहले ही अप्रचलित कर दिया। जब टैंकर से ईंधन भर सकते हैं, तो जटिल ट्रैपेज रिकवरी का जोखिम क्यों उठाएं? हाल ही में ड्रोन युग में इस सोच को नया जीवन मिला है। डार्पा के ग्रेमलिन्स कार्यक्रम ने C-130 विमान से छोटे पुनः उपयोग योग्य यूएवी लॉन्च और रिकवर करने का सफल परीक्षण किया। 2021 में झोंगतियांग फेइलोंग नामक चीनी कंपनी ने एक परीक्षण में बड़ी मानव रहित मदरशिप से 9 छोटे ड्रोन के समन्वित झुंड को छोड़ा। यह एयरबॉर्न कैरियर अवधारणा का छोटा लेकिन वास्तविक प्रदर्शन था। लेकिन बात यह है कि ये सभी वास्तविक परियोजनाएं ऐसे पैमाने पर काम करती हैं जिन्हें दसियों टन में मापा जाता है, अधिकतम कुछ 100 टन तक। हर ग्रेमलिन ड्रोन का वजन सैकड़ों किलो है। मदरशिप एयरक्राफ्ट मौजूदा सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान है। यह कॉन्सेप्ट काम करता है क्योंकि यह छोटा, हल्का और सरल है। लुआनियाओ इसे 1000 गुना या उससे ज्यादा बढ़ाने की कल्पना करता है। खैर,
कह सकते हैं कि भौतिकी ने ठंडा कर दिया है और इसमें कुछ आपत्तियां हैं। असंभव को इंजीनियर करना। ठीक है, गणित करते हैं। लुआनियाओ का अधिकतम टेक ऑफ वजन 1,20,000 टन या 12 करोड़ किलोग्राम है। सैटर्न 5 रॉकेट, जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा था, वह लगभग 130 टन वजन को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता था। अगर आप लुआनियाओ को एक इकाई के रूप में सैटर्न 5 रॉकेट से लॉन्च करना चाहें, तो करीब 1000 रॉकेट्स एक साथ फायर करने होंगे, जो बहुत ज्यादा है। स्पेसएक्स का स्टारशिप, जो फिलहाल विकास में सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, पूरी तरह से पुनः उपयोग योग्य कॉन्फ़िगरेशन में लगभग 150 टन वजन को ऑर्बिट में ले जाने का लक्ष्य रखता है। फिर भी आपको करीब 800 रॉकेट्स चाहिए होंगे सिर्फ 400 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। कुछ चीनी स्रोतों के अनुसार लुआनियाओ 42,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से आगे है। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अकल्पनीय ऊर्जा चाहिए। हम केवल गुरुत्वाकर्षण घटकों के लिए ही क्वाड्रिलियन जूल ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जो बड़े परमाणु हथियार परीक्षणों की ऊर्जा के बराबर है। और ये तो तब है जब आपने कक्षीय वेग तक पहुंचने के लिए जरूरी ऊर्जा को शामिल भी नहीं किया है। काल्पनिक विशिष्टताएं। फ्यूजन रिएक्टर और एंटी ग्रेविटी यूनिट से ये समस्या हल करती हैं, जो काफी सुविधाजनक है ना? समस्या ये है कि दोनों तकनीकों का व्यवहारिक अस्तित्व नहीं है। चीन कई अन्य देशों की तरह प्रायोगिक फ्यूजन रिएक्टर चलाता है, लेकिन ये विशाल स्थिर संयंत्र हैं जो जितनी ऊर्जा पैदा करती हैं उससे ज्यादा ऊर्जा खर्च करती हैं। कॉम्पैक्ट, उड़ान के लिए तैयार फ्यूजन पावर प्लांट्स अभी अस्तित्व में नहीं हैं। जहां तक एंटी ग्रेविटी की बात है, तो ऐसा कोई भी प्रायोगिक सबूत नहीं है जो किसी भी तरीके से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को रोक सके या उसमें बदलाव कर सके। बिल्कुल भी नहीं। इतनी बड़ी संरचना बनाना इंजीनियरिंग की ऐसी समस्याएं पैदा करता है जो एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से जमा होती जाती हैं। विमान के पंख काम करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सोच समझकर हल्का और मजबूत बनाया जाता है, और उनके अंदरूनी ढांचे पूरे स्ट्रक्चर में तनाव को बराबर बांटते हैं। अगर आप इसे 8-10 गुना बड़ा करें, तो झुकाव और मरोड़ के बल सामान्य सामग्री को फाड़ सकती हैं। संरचना को या तो बेहद हल्का या फिर बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा, और कोशिश यही होगी कि दोनों ही गुण उसमें हों। एक ऐसे बख्तरबंद युद्धपोत के रूप में काम करना जो ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान भी हो, ये एक ऐसी सामग्री विज्ञान की समस्या है जिसे अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है। और फिर एरोडायनेमिक्स की बात आती है। इस आकार का एक यान जो वायुमंडल में काम कर रहा हो, चाहे वहां हवा कितनी भी पतली क्यों ना हो, किसी भी तेज गति पर उसे जबरदस्त घर्षण का सामना करना पड़ेगा। त्रिकोणीय लिफ्टिंग बॉडी डिजाइन एरोडायनामिक रूप से कुछ उचित है, लेकिन इसका विशाल आकार यह दर्शाता है कि मामूली दबाव का अंतर भी बहुत बड़े बलों में बदल जाता है, और वायुमंडल में अंदर बाहर जाना, जैसा कि कुछ विवरणों में बताया गया है, बहुत मुश्किल होगा। हर बदलाव में संरचना पर अत्यधिक तापीय और यांत्रिक तनाव पड़ता है। खैर, और हमने अभी तक हथियारों के बारे में बात भी नहीं की है। हाई एनर्जी लेजर और पार्टिकल बीम असली तकनीकें हैं जिन पर काम हो रहा है, पर इनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। वर्तमान लेजर सिस्टम जो ड्रोन को निष्क्रिय कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटी नावों को निशाना बनाने वाले सिस्टम दसियों किलोवाट से लेकर कुछ मेगावाट तक काम करते हैं और प्लेटफॉर्मों की विद्युत क्षमता पर दबाव डालती हैं। लुआनियाओ में एक साथ काम करने वाले 16 लेजर टर्रेट्स, 4 पार्टिकल बीम कैनन, रडार, ड्रोन समन्वय, प्रणोदन और एक उड़ते शहर की सभी जरूरतें शामिल हैं। ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी, और यही वजह है कि डिजाइनरों ने सीधे स्पेसिफिकेशन में फ्यूजन रिएक्टर को शामिल कर लिया। ऐसी ऊर्जा की आपूर्ति और कुछ भी संभवतः नहीं कर सकता, और फ्यूजन भी असल में अभी ये आपूर्ति नहीं कर सकता। अभी नहीं, और शायद बहुत बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। आखिरकार, कमजोरी। अगर लुआनियाओ एक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है, तो ये अंतरिक्ष का सबसे बड़ा, धीमा और कीमती लक्ष्य बन जाता है। ये न छुप सकता है, न बच सकता है, और न ही मिसाइल से तेज भाग सकता है। एंटी सैटेलाइट हथियार पहले से मौजूद हैं, और 1,20,000 टन के स्पेस कैरियर को ट्रैक करना बेहद आसान होगा, और उसे खोना बेहद विनाशकारी होगा। निचली ऊंचाई पर काम करना या सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करना इस समस्या का हल नहीं है। यह बस एक तरह की कमजोरियों को दूसरी तरह की कमजोरियों से बदल देता है। तो नहीं, जैसा कि वर्णित किया गया है, लुआनियाओ को बनाया नहीं जा सकता, न अभी न जल्द ही, शायद किसी भी ऐसे समय में नहीं जिसकी योजना बनाई जा सके।
और इससे एक साफ सवाल उठता है कि अगर वो चीज असल में उड़ ही नहीं सकती तो चीनी राज्य टेलीविजन ने उसे राष्ट्रीय समाचार में क्यों दिखाया? प्रचार का सवाल। एविक का रुख शुरू से एक जैसा रहा। नांतियानमेन योजना एक विमानन थीम विज्ञान कथा आईपी है जिसका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और अंतरिक्ष विज्ञान को लोकप्रिय बनाना, युवाओं को प्रेरित करना और कहानियों के जरिए भविष्य की तकनीक को खोजना है। एयर शो में फुल स्केल मॉकअप, इमर्सिव म्यूजियम प्रदर्शनियां, बाइडू बैकी पर शैक्षिक सामग्री और कागज पर भी। ये जनसंपर्क और जुड़ाव है। बच्चों को एरोस्पेस करियर के लिए प्रेरित करना अच्छी बात है, लेकिन चीनी राज्य मीडिया नांतियानमेन पर अलग ही कहानी पेश करता है। सीसीटीवी की कवरेज ने वायु और अंतरिक्ष शक्ति के एकीकरण पर जोर दिया और इस अवधारणा को भविष्य के एयरस्पेस युद्ध के मुख्य दिशा के अनुरूप बताया। सैन्य विशेषज्ञ स्क्रीन पर दिखाई दिए जिन्होंने इसे किसी काल्पनिक ब्रह्मांड की वस्तु के रूप में नहीं बल्कि उस दिशा में एक विजन के तौर पर देखा जहां असली शोध अंततः जा सकता है। फ्रेमिंग बदल गई। देखिए हमने कितनी शानदार दुनिया बनाई है, से यही है जिस पर हम काम कर रहे हैं तक। चीनी सैन्य सिद्धांत एक विकास पैटर्न की बात करता है जिसमें एक पीढ़ी का उत्पादन करना, अगली का विकास करना, उसके बाद वाली पर पूर्व शोध करना और उससे आगे की संभावनाओं का अन्वेषण करना शामिल है। नांतियानमेन योजना अन्वेषण श्रेणी में पूरी तरह फिट बैठती है। यह महत्वाकांक्षी अवधारणाएं दिखाती है कि भविष्य का शोध किस दिशा में जा सकता है, भले ही हार्डवेयर अभी दशकों या सदियों दूर हो। यह महत्वाकांक्षी भविष्यवाद है जिसे राज्य स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का समर्थन मिला है और इसे इतनी सफाई से पेश किया गया है कि इसे गंभीरता से लिया जा सके। इसकी विजुअल मैसेजिंग एक साथ कई तरह के दर्शकों को टारगेट करती है। घरेलू रूप से यह राष्ट्रीय गर्व और तकनीकी महत्वाकांक्षा बढ़ाता है। नागरिकों को दिखाता है कि उनकी एरोस्पेस इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा सोच रही है। ये चीन की ऐसी क्षमताओं पर काम करने की तस्वीर पेश करता है जिन्हें प्रतियोगी आसानी से हासिल नहीं कर सकते, चाहे वे क्षमताएं व्यावहारिक रूप से हासिल की जा सकें या नहीं। चीनी भाषा के कमेंट सेक्शन में मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। कुछ यूजर्स इस विजन की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ इसे बाहरी प्रोपेगेंडा बताकर खारिज करते हैं या मजाक में इसे प्रमोशनल कार्टून कहते हैं। पश्चिमी मीडिया की प्रतिक्रिया अनुमानित थी। द सन और न्यूयॉर्क पोस्ट जैसे आउटलेट्स ने कुछ कवरेज के साथ नाटकीय हेडलाइंस चलाईं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट एनिमेशन को निकट भविष्य के हथियार कार्यक्रम के सबूत के तौर पर पेश किया। रक्षा विश्लेषकों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया, जबकि दूसरों ने यह नोट किया कि यहां तक कि काल्पनिक अवधारणाएं भी सैन्य क्षमता की धारणा को आकार दे सकती हैं। हकीकत सुर्खियों से ज्यादा जटिल थी, लेकिन यहां मुख्य बातें हैं। लुआन्याओ कॉन्सेप्ट की कई तकनीकें असली हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें सक्रिय हैं। चीन का DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का उपयोग करता है। एयर डिफेंस के लिए हाई पावर लेजर और माइक्रोवेव हथियार अभी तैनात किए जा रहे हैं। पुनः उपयोग योग्य रॉकेट और स्पेस प्लेन में तेज प्रगति हो रही है। कई देशों ने स्वायत्त ड्रोन झुंड दिखाए हैं। घटक असली हैं, पर इतने बड़े पैमाने पर उनका एकीकरण विज्ञान कथा है। इसके अलावा हमारे पास अभी फ्यूजन नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से 10 साल दूर है। देखने के लिए धन्यवाद।